18 दिसंबर 2018 को मंगलवार था। स्कूल की छुट्टी के बाद संजली अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से घर जाने के लिए निकली। सहेलियों से बातचीत करती हुई वह चौराहे पर पहुंची और वहां से अपने गांव की सड़क की तरफ मुड़ गई। उसकी सहेलियां दूसरी सड़क की तरफ चली गईं। संजली ने सहेलियों से अगले दिन मिलने का वादा किया था, लेकिन उसके साथ रास्ते में एक ऐसी घटना घट गई जो दिल को दहलाने वाली थी। क्या हुआ था संजली के साथ, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि संजली के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। रास्ते में 2 बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध आगरा शहर में घटी थी। यहाँ के थाना मलपुरा का एक गांव है लालऊ। हरिंद्र सिंह अपने परिवार के साथ लालऊ गांव में ही रहते थे। संजली उन्हीं की मंझली बेटी थी। हरिंद्र सिंह सिकंदरा स्थित एक जूता फैक्ट्री में जूता कारीगर थे। उनकी 15 वर्षीय बेटी संजली घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नौमील गांव स्थित असरफी देवी छिद्दा सिंह इंटर कॉलेज में 10वीं की कक्षा में पढ़ती थी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी स्कूल की छुट्टी दोपहर को 1:30 बजे हुई। छुट्टी के बाद संजली को चले अभी 10-15 मिनट ही हुए थे कि जब वह घर से 500 मीटर पहले जगनेर रोड पर लालऊ थाने के पास पहुंची, तभी 2 बाइक सवार युवक उसके पीछे से संजली की साइकिल के बराबर में आए। यह देखकर वह डर गई और साइकिल की गति तेज कर दी क्योंकि कुछ दिन पहले भी 2 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। साइकिल की गति तेज होते ही युवकों की बाइक की गति भी तेज हो गई। पीछा करने वाले कौन हैं, क्या चाहते हैं, यह सोचकर संजली परेशान थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाइक पर पीछे बैठे एक युवक ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की बोतल से संजली के ऊपर पेट्रोल डाला और फुर्ती से लाइटर से आग लगा दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने जलती हुई संजली को सड़क किनारे खाई में धक्का दे दिया। इससे वह खाई में जा गिरी। दोनों युवक वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। संजली आग की लपटों में घिर गई थी। उसके खाई में गिरने से वहां की झाड़ियों में भी आग लग गई थी। आग में घिरी संजली हिम्मत करके जैसे तैसे सड़क पर पहुंची। उसकी मर्मांतक चीख सुनकर कई राहगीर रुक गए। जलती हुई लड़की को देखकर उनके भी होश उड़ गए। संजली ने जमीन पर लेटकर आग बुझाने की कोशिश भी की। तब तक आग से उसकी पीठ का लटका स्कूली बैग पूरी तरीके से जल चुका था। उसी समय वहां से एक बस गुजर रही थी। दिल दहलाने वाला मंजर देखकर बस का ड्राइवर मुकेश बस वहीं रोककर बस में रखा अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चला ही नहीं। इस पर वह फिर बस में रखा हुआ दूसरा यंत्र ले आया और जैसे तैसे करके आग बुझाई। इस बीच बस की सवारियां व अन्य राहगीर भी वहां पर एकत्र हो गए। आग बुझाने के प्रयास में बस चालक मुकेश के हाथ भी झुलस गए थे। वहां से अजय नाम का एक युवक भी गुजर रहा था। उसने जलन से तड़पती संजली को पहचान लिया और फ़ोन से संजली के घर वालों को खबर दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके माता पिता के होश उड़ गए। वो गांव के लोगों के साथ बदहवास घटनास्थल पर पहुंचे। आग से झुलसी संजली ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी अपने घर वालों को दे दी और इसी बीच किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने संजली को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की आईसीयू में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि वह 75% जल चुकी है। उस समय प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह आगरा में ताजमहल के पास स्थित अमर विलास होटल में आगरा रेंज के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे थे।
वहां मौजूद अधिकारियों को सरेराह एक छात्रा को जिंदा जलाने की घटना की सूचना मिली तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। एडीजी अजय आनंद, डीआईजी लव कुमार और एसएसपी अमित पाठक अस्पताल पहुंचे। उधर घटनास्थल पर भी थाना पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल से प्लास्टिक की एक खाली बोतल और लाइटर जब्त किया। पुलिस अधिकारियों ने संजली से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। झुलसी अवस्था में वह रुक रुक कर बात कर पा रही थी। उसने बताया कि 15 दिन पहले भी 2 युवकों ने उसका पीछा किया था और वह उन्हें जानती नहीं है। पुलिस को संजली के घर वालों से पता चला कि 23 नवंबर को संजली के पिता हरेंद्र पर मलपुरा नहर के पास 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था, जिसमें हरेंद्र को मामूली चोटें आई थी, लेकिन उन्होंने इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। मारपीट करने वाले कौन थे, हरेंद्र पहचान नहीं पाया। पुलिस की एक टीम मौके पर जांच पड़ताल करने लगी, जबकि दूसरी टीम हमलावर बाइक सवारों की तलाश में निकल गई। पुलिस पिता पर हमले की कड़ियों को बेटी के साथ हुई घटना से जोड़कर देखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि कुछ दिन पूर्व संजली के साथ छेड़छाड़ करने वाले वो 2 युवक कौन थे। 15 साल की किशोरी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसकी वजह से उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने संजली की सहेलियों व स्कूल स्टाफ से इस संबंध में पूछताछ की। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि आरोपी संजली के परिचित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि दोनों ने हेलमेट लगाया था और ऐसा उन्होंने पहचान छिपाने के लिए किया होगा। जिस स्थान पर वारदात हुई थी वह घर से करीब आधा किलोमीटर पहले और स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पर था। माना यह भी जा रहा था कि हमलावर स्कूल से ही संजली का पीछा कर रहे होंगे। संजली और उसके परिवार वालों से पूछताछ के बाद भी पुलिस ऐसा कोई क्लू नहीं निकाल पाई जिससे घटना का खुलासा हो सके। गांव के लोग भी कुछ नहीं बता रहे थे। ना पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा था जिसने हमलावरों को भागते हुए देखा हो। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। गंभीर रूप से जली किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए उसी दिन शाम 6 बजे उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर संजली के इलाज में जुट गए और उनका कहना था कि 48 घंटे गुजर जाने के बाद ही उसकी हालत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। आखिर 36 घंटे बाद 19 नवंबर की रात 1:30 बजे संजली जिंदगी की जंग हार गई। उसी दिन पोस्टमार्टम के बाद उसका शव शाम 5:30 बजे उसके गांव लालऊ पहुंचा। संजली जब दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय कई सामाजिक संगठनों व ग्रामीणों ने हमलावरों की गिरफ्तारी व पीड़िता को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर जुलूस भी निकाले थे। इसलिए संजली के शव के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उसके गांव पहुंची थी। गांव में एकत्र लोगों ने मांगों को लेकर हंगामा कर दाह संस्कार रोक दिया। परिवार व संगठनों की मांग थी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी व 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पुलिस भीड़ के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। यह देखकर एसएसपी ने वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेज दी। भीड़ ने हंगामा किया तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बाद रात 9:30 बजे संजली का अंतिम संस्कार हो सका। संजली की मौत के बाद स्कूलों कॉलेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने हत्यारों को गिरफ्तार कर संजली को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाले। संजली के शोक में लालऊ का बाजार भी बंद रहा। इस घटना में नया मोड़ तब आया जब संजली की मौत से दुखी होकर उसके ताऊ के 24 साल के बेटे योगेश ने एक दिन बाद ही 20 दिसंबर की सुबह जहर खा लिया। उसे परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। योगेश द्वारा अचानक आत्महत्या किए जाने से सभी दुखी व स्तब्ध थे। पुलिस की संदिग्धों की सूची में योगेश पहले से ही शक के घेरे में था। पुलिस उसका मोबाइल जब्त करके छानबीन करने लगी। संजली के परिवार के नज़दीकी लोगों का कहना था कि संजली डेली डायरी लिखती थी। उसे जो भी अच्छा लगे बुरा लगे
उसे डायरी में लिखती थी। 15 दिन पहले उसके साथ छेड़छाड़ की जो घटना हुई थी उसके बारे में उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन उसने अपनी डायरी में ज़रूर लिखा होगा। पुलिस ने उसके घर पर डायरी खोजी, लेकिन डायरी घर में नहीं मिली। उसकी सहेलियों ने बताया कि वह डायरी को अपने बस्ते में रखती थी, जो घटना में जलकर राख हो चुका है। मौत से पहले संजली ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दबदबाई आंखों और थरथराते होठों से माँ से कहा था, माँ, यदि मैं ठीक हो गई तो हमलावरों को छोड़ूंगी नहीं, उन्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगी। और अगर मैं मर गई तो हमलावरों को छोड़ना मत और उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाना। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। संजली को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की घटना की गूंज प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गई। 21 दिसंबर को लालऊ में हरेंद्र सिंह के घर दिन भर नेताओं के आने का तांता लगा रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और वहीं उन्होंने न्याय का भी पूरा भरोसा दिलाया। संजली के पिता हरेंद्र सिंह की मांग थी कि बड़ी बेटी अंजलि को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देने की घोषणा की। घटना के 3 दिन बाद भी संजली के हत्यारों के ना पकड़े जाने से गांव में गमगीन माहौल था। ग्रामीणों व विभिन्न संगठनों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। प्रदेश ही नहीं, देश में सनसनी फैला चुके इस जघन्य हत्याकांड के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर थे। संजली की जघन्य हत्या पर केवल आगरा में ही नहीं, बल्कि मैनपुरी, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, मथुरा, एटा, बुलंदशहर, लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली में भी आक्रोश था। राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर संजली के घर वालों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही। संजली को जिंदा जलाकर मार देने की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, ये बात पुलिस वाले भी जानते थे। संजली को जिन 2 बाइक सवारों ने जलाया था, पुलिस उनमें से योगेश को पुलिस मुख्य संदिग्ध मान रही थी, पर उसने आत्महत्या कर ली थी। और उसका दूसरा साथी कौन था, यह जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। गुत्थी उलझने से पुलिस असमंजस में पड़ने लगी थी। पुलिस के आला अधिकारी इस हत्याकांड को सुलझाने में जुटे थे। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक टीमें बनाई गई। इन टीमों को अलग अलग काम भी सौंपे गए। हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सूत्र तलाशने के साथ ही संजली के स्कूल के आसपास के पेट्रोल पंपों व रास्ते के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। संजली के गांव में ही सादा कपड़ों में महिला पुलिस लगा दी गई और इसके साथ ही योगेश के दोस्तों की सूची बनाकर उन पर निगाह रखी जाने लगी। पुलिस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के मामले में लालऊ व आसपास के गांवों से 20 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, लेकिन घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों के संबंध में कोई ठोस सुराग मिला ही नहीं। पुलिस गोपनीय तरीके से जांच में जुटी हुई थी। इस बीच 22 दिसंबर को एसएसपी अमित पाठक ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की टीम को घटनास्थल पर बुलाया। फॉरेंसिक वैज्ञानिक अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने शनिवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया और साथ ही खाई से सड़क तक की दूरी नापी। यह जानने के लिए पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए कि वहां से किसने बोतल में पेट्रोल लिया है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि इस केस के आरोपी पकड़े जा सकें। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि संजली को अचानक रोककर उस पर पेट्रोल नहीं डाला गया, बल्कि कुछ दूरी से उस पर पेट्रोल फेंका गया था। पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिला हुआ था। यह सड़क पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ निशान अभी तक बने हुए थे। घटना के 5वें दिन आगरा निवासी एक युवक जो आरओ का काम करता है ने एसएसपी अमित पाठक को बताया कि 18 दिसंबर को वह अपनी बाइक से अजमेर जा रहा था।
नामील के पास उसके मोबाइल की घंटी बजी। जब वह फ़ोन पर बात कर रहा था तभी बाइक सवार दो युवकों ने एक लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। दोनों युवक प्रेशर प्रो बाइक पर थे। इसी बीच छात्रा चीखी और उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगी। उनमें से एक युवक काले रंग की जैकेट पहने था और डर की वजह से वह भी घटनास्थल से चुपचाप आगे बढ़ गया। पुलिस ने संजली के स्कूल के पास एक शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी देखी। फुटेज में संजली साइकिल से जाती हुई दिखाई दे रही थी। एक बाइक पर दो युवक और दूसरी बाइक पर एक युवक हेलमेट लगाए उसका पीछा करते दिखाई दिए। पुलिस को अब तक की गई जांच में यह पता चल गया था कि इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। घटनास्थल से जो लाइटर मिला वह गन शेप में था। एसएसपी अमित पाठक ने उस लाइटर को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और यह भी पूछा कि लालऊ आगरा शहर में किन किन दुकानों पर ऐसा लाइटर मिलता है। पुलिस भी इस जांच में जुट गई। पुलिस सदर, नामनेर, चर्च रोड, किनारी बाजार आदि जगहों की उन दुकानों पर पहुंची जहां गैस चूल्हे और लाइटर मिलते हैं। सभी जगह से लाइटर के फोटोग्राफ्स भी लिए गए। शाम को शहर में एक दुकान पर वैसा ही लाइटर मिला। इसके पीछे एसएसपी का मकसद था कि जिस दुकान पर लाइटर मिला है वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं, शायद कोई सुराग मिल जाए। संजली के तहेरे भाई योगेश पर पुलिस को पहले से ही शक था। उसके खुदकुशी कर लिए जाने से पुलिस का काम कुछ आसान हो गया। पुलिस को उस पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि पहले दिन आगरा अस्पताल में जहां संजली भर्ती थी उसने आईसीयू में घुसने का प्रयास किया था। उसकी मौत के बाद फॉरेंसिक टीम को योगेश के मकान की छत के ऊपर बने कमरे से कीटनाशक मिला। पुलिस ने जब उसके परिजनों से खुदकुशी की वजह पूछी तो वो कुछ बता नहीं पाए। पुलिस द्वारा योगेश के जब्त किए गए मोबाइल की जांच से फ़ोन में कुछ खास नहीं मिला। तब पुलिस ने मोबाइल को डेटा रिकवरी के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया और इसके साथ ही योगेश के घर की गहन तलाशी भी ली गई। गांव में भी यह चर्चा थी कि योगेश संजली के परिवार से ज़्यादा करीब था। योगेश ने संजली को मॉडल बनाने का सपना दिखाया था और इसके लिए उसने संजली के कई वीडियोस भी शूट कराए थे, फ़ोटो भी खिंचवाए थे। कुछ दोस्तों को बुलाया, बताया कि नोएडा से आए हैं जो संजली का वीडियो बनाएंगे। घर पर ही वीडियो शूट कराया गया था, लेकिन वह संजली को मॉडल नहीं बनवा सका और इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत कम होती गई। लेबॉर्ट्री में जांच के दौरान योगेश के मोबाइल का सारा डेटा रिकवर हो गया। व्हाट्सएप चैट में चैटिंग देखकर पुलिस अधिकारी चौंके। संजली द्वारा एक मैसेज योगेश को भेजा गया था। मैसेज में 23 नवंबर को पिता पर हुए हमले के संबंध में संजली ने कहा था, क्या तुमने ही पापा पर हमला किया था? इससे पुलिस को जांच की दिशा मिल गई। योगेश के कमरे की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कमरे से एक कॉपी मिली जिसके कुछ पन्ने फाड़े गए थे। इन पन्नों का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया गया था। वह पत्र भी मिल गए। इसके साथ ही एक साइकिल की रसीद और संजली के नाम का एक प्रमाण पत्र भी मिला। दिल दहला देने वाले संजली हत्याकांड का पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 8वें दिन 25 दिसंबर को पर्दाफाश कर दिया और यह खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला था। संजली की मौत के कुछ घंटे बाद ही खुदकुशी कर लेने वाला उसका तहेरा भाई ही मास्टरमाइंड योगेश था। इस जघन्य वारदात की वजह यह रही थी कि संजली ने उसे व्हाट्सएप चैट में लूज़र कह दिया था और इसी से आहत होकर योगेश ने यह साजिश रची थी। उसके मन में प्रतिशोध की भावना घर कर गई। इस साजिश के लिए उसने 15-15 हज़ार रुपये का लालच देकर अपने 2 रिश्तेदार युवकों को शामिल किया। 25 दिसंबर को पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें विजय निवासी कलवारी, जगदीशपुरा आगरा जो योगेश के मामा का बेटा है, तथा आकाश निवासी मनिया, मलपुरा हाल निवासी लखनपुर, शास्त्रीपुरम आगरा जो विजय की बहन का देवर है, शामिल थे। संजली को अपने जाल में फंसाने के लिए ही योगेश ने उसे साइकिल खरीद कर दी थी। उसने घर पर बताया था कि संजली ने यह साइकिल प्रतियोगिता में जीती है। इस प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट भी योगेश ने अपने कंप्यूटर से तैयार किया था।
भाई योगेश की हरकतों और गलत इरादों का पता चलने पर संजली ने उससे दूरी बनाने के साथ ही अपने घर आने से भी मना कर दिया था। योगेश ने उसे मॉडल बनाने का सपना भी दिखाया था। कुछ दिनों तक संजली भाई के गलत इरादे भांप ही नहीं सकी। जब योगेश की नीयत का एहसास हुआ तो वह विरोध करने लगी। योगेश को यह नागवार गुजरा और इसीलिए उसे सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। 23 नवंबर को योगेश ने संजली के पिता पर हमला कराया था और उसके बाद उसने संजली को जलाने की योजना बनाई। अपनी इस योजना में उसने अपने दोनों रिश्तेदारों को पैसों का लालच देकर शामिल किया। 18 दिसंबर को उसने ममेरे भाई विजय को रेकी के लिए लगाया। छुट्टी के बाद संजली जब स्कूल से निकली तो वह उसके पीछे लग गया। पैशन प्रो बाइक पर विजय हेलमेट लगाए अलग चल रहा था, जबकि सफ़ेद रंग की अपाचे बाइक जिसे आकाश चला रहा था के पीछे योगेश बैठा था। दोनों हेलमेट पहने हुए थे। रास्ते में संजली पर योगेश ने ही पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक बरामद किए और इसके बाद हेलमेट, मौका वारदात पर संजली का फोटो, योगेश का बैग जिसमें वह कपड़े लेकर भाग गया था, साइकिल की रसीद जो संजली के पास थी, योगेश के घर पर मिला सर्टिफिकेट जैसा एक सर्टिफिकेट संजली के घर पर भी मिला, संजली को लिखे लव लेटर जो वह संजली को नहीं दे सका, आदि पुलिस ने बरामद कर लिए। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि योगेश संजली से एक तरफा प्यार कर उसे हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने मॉडल बनवाने का सपना भी दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास भी किया। यहाँ तक कि अपनी ओर से उसे एक साइकिल भी खरीद के दी। प्रतियोगिता का फर्जी प्रमाण पत्र उसने अपने कंप्यूटर पर तैयार किया था। योगेश ने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर संजली की हत्या की ऐसी साजिश रची थी कि कई बार पुलिस भी गच्चा खा गई। वह एक तरफा मोहब्बत में संजली को हासिल करना चाहता था, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने घटना को अंजाम देकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया। संजली की बड़ी बहन अंजलि को भी उसने नौकरी लगाने का झांसा दिया था और बाद में मना कर दिया कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती। इस पर अंजलि नाराज हुई तो नौकरी के लिए दिए गए उसके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फोटोकॉपी कर उसने जला दी। यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल चलाने वाले योगेश की युवाओं में मोटिवेशन गुरु के रूप में पहचान थी। सभी उसकी गंभीरता की मिसाल देते थे, मगर उस गंभीर चेहरे के पीछे शातिर क्राइम मास्टर छुपा हुआ था। आरोपी आकाश ने बताया कि योगेश पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल नहीं लाया था, बल्कि उसने बाइक में ही अलग से 60 रुपये का पेट्रोल भरवाया था और इससे पहले उसने 150 रुपये का तेल भरवाया था। योगेश अपने घर से ही प्लास्टिक की बोतल लाया था और पेट्रोल पंप से कुछ दूर जाकर ही उसने बोतल में पेट्रोल निकाल लिया था। आग जलाते समय कहीं हाथ ना जल जाए, इसलिए वह खास तरह के दस्ताने लेकर गया था। संजली के आग में जलने के दौरान योगेश के कपड़ों में भी आग लग गई थी। तब उसने दस्ताने हाथ से आग बुझाई और इसी दौरान उसके हाथ से लाइटर मौके पर गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। आरोपी विजय ने बताया कि योगेश घटना के बाद सारे सबूत जलाता चला गया। योगेश ने जो कपड़े वारदात के समय पहने थे वो भी जला दिए। उसके साथ ही विजय और आकाश के कपड़े पहने भी जला दिए। बाइक पर अपने एक दोस्त से मांग कर लाया था, वह उसने लौटा दी। यह सब उसने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए किया था। योगेश की साजिश में यह बात शामिल थी कि संजली को जलाए जाते वक्त सब खामोश रहेंगे और ऐसा ही किया भी गया। इसके पीछे योजना थी कि यदि संजली बच जाए तो उसे पता ना चले कि किसने जलाया है। विजय को अकेला बाइक पर रेकी के लिए लगाया गया था। विजय को घटना के बाद कुछ देर रुककर पूरे हालात की जानकारी लेकर योगेश को देनी थी और बाद में जब वो लोग मिले तो विजय ने घटना के बारे में बताया कि संजली मरी नहीं है। आकाश और विजय ने बताया कि वारदात के बाद उन्हें 15-15 हज़ार रुपये मिलने थे, वह भी उसने नहीं दिए थे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात की कहानी। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक।
कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चूँकि कहानी लंबी है तो आज कमेंट्स के जवाब नहीं दूंगी, कल आपकी कहानी में कमेंट्स के जवाब ज़रूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।